नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो एक नारा लगता था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे। यानी भूखे रह लेंगे लेकिन इंदिरा गांधी को जिताएंगे। वह दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब भी लोग आधी रोटी खाकर नरेंद्र मोदी को जिताने की कसमें खा रहे हैं। बेरोजगारी सह लेंगे, भूखों रह लेंगे, गुर्बत में जीवन बिताएंगे। 1,000 रुपए की क्या बिसात है, 2,000 में भी सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। असल में यह इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। यह इस देश के लोगों की तासीर और खासकर नौजवानों की सोच की बात है। वे किसी बात से आहत नहीं होते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं और यदि ज़्यादा संवेदनशील है तो आत्महत्या आदि भी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन बातों से परेशानी नहीं होती है कि उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार चौपट हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, प्रदूषित हवा, गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वे इन सब को नियति और भाग्य मानकर जीवन की गाड़ी खींचते रहते हैं। सचमुच दुनिया के शायद ही किसी देश में इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार होगी, लेकिन उसे ईश्वर की मर्जी मानकर बर्दाश्त करते हैं हम लोग और भंडारे हुए खैरात पर जिंदगी काट लेते हैं लोग। ताज़ा आंकड़ों की माने तो फरवरी 2023 में भारत में बेरोजगारी की दर 7.45% थी, मतलब 7.25। इस आंकड़े के मुताबिक भारत में फरवरी में 3.3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। ये आंकड़ा उन लोगों का है जो कामकाज करने में सक्षम है और काम चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले यह भी एक आंकड़ा आया था कि भारत में करोड़ों लोगों ने काम खोजना ही बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि उनको काम नहीं मिलेगा। CMIE के मुताबिक अप्रैल 2022 के आंकड़ों में भारत में 90 करोड़ लोग काम करने की कानूनी उम्र वाले थे और उनमें से लगभग आधे यानी 45 करोड़ ने कामकाज खोजना बंद कर दिया था। अगर ये माने कि इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोरोना के समय लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाई, तब भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और अमेरिका व रूस दोनों की साझा आबादी के बराबर है। सोचे, इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है, वे नौकरी भी खोज नहीं रहे हैं, तो उनका जीवन किस भरोसे कट रहा है? क्या उनका जीवन केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 5 किलो अनाज के सहारे कट रहा है? सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, कहीं राज्य सरकारें अतिरिक्त 5 किलो अनाज दे देती है, कहीं चुनाव चल रहा होता है तो लोगों को 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल नमक भी मिल जाता है। इसके अलावा मनरेगा की नौकरी है जिसमें साल के 100 दिन कोई न कोई काम मिल जाता है न्यूनतम मजदूरी के रूप में। लेकिन यदि किसी के पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या नहीं भी है तो उसने किसी तरह से खुद को किसान रजिस्टर करा रखा है तो उसे भी हर महीने 500 रुपये किसान सम्मान निधि के नाते मिल रही है। कहीं शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये तो कहीं आवास योजना के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कई जगह महिलाओं को 1,000-2,000 रुपये देने के वादे किए हुए हैं। थोड़ा बहुत बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाता है और थोड़ा बहुत वृद्धावस्था पेंशन मिल जाती है। सरकारी खैरात पर करोड़ों लोगों का जीवन चल रहा है। भारत का संविधान सम्मान के साथ, अवसरों के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन भारत के लोगों को न तो सम्मान के साथ जीवन हासिल है और न मृत्यु। भारत में 40 करोड़ के करीब लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ काम के घंटे तय हैं और न वेतन तय है। मालिक को जो भी मर्जी होगी वह देगा और जितनी देर काम कराने का मन होगा उतनी देर काम कराएगा। सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार कहती है कि उसने 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दिया है। सोचे, स्वरोजगार भी देने की क्या कोई चीज़ है? किसी ने सड़क के किनारे पानी बेचने का ठेला लगा लिया या किसी ने पकोड़े तलने का कारोबार शुरू कर दिया तो उसमें सरकार की भला क्या भूमिका है? उल्टे सरकारी एजेंसियां जैसे निगम और पुलिस वाले उस
पकोड़े बेचने वाले से हफ्ता वसूली करने पहुंच जाते हैं। नोएडा में जहां सभी न्यूज चैनलों वालों के दफ्तर है, वहां पत्रकार पोहा वाले की दुकान खुल गई है। आईआईएमसी पढ़े और कई बरस तक पत्रकारिता कर चुके एक नौजवान ने वह दुकान खोली है। इसी तरह एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार ने नोएडा में ही अन्ना एक्सप्रेस नाम से डोसा और मोमोज की दुकान खोली है। क्या इस तरह के स्वरोजगार का श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिए? लेकिन भारत का प्रधानमंत्री भी सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट में पकोड़े की दुकान की गाथा बताते हुए, जाहिर है भ्रष्टाचार, बेगारी की नासमझी से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि में भी आज लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हुए हैं, ऐसी ही मुश्किलों में है। और इस पूरे इलाके की स्थिति को भारत के अपने अनुभव से हम खासा समझ सकते हैं। तभी आज की बात में अगला मेरा शीर्षक है, भ्रष्टाचार की नासमझी की मुश्किलों को बर्दाश्त करना भी आसान। भारत में रिश्वत की लेन देन ने लोगों का जीवन कुछ मामलों में आसान बनाया, लेकिन देश की सामूहिक बुद्धि के पल्ले यह बात नहीं पड़ती है कि उनकी सारी मुश्किलें भ्रष्टाचार के कारण हैं। लोग पहले भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हैं, फिर उससे पैदा हुई मुश्किलों को अंतहीन सीमा तक बर्दाश्त करते हैं। लोगों की समझ में यह बात नहीं आती कि उत्तराखंड के जोशी मठ में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा, तो इसका कारण भ्रष्टाचार है। पन्न बिजली की परियोजनाओं से लेकर रिजोर्ट बनाने तक का काम कहीं वन विभाग को, कहीं पर्यावरण विभाग को, कहीं नगर निगम या नगर पालिका को, तो कहीं जिला प्रशासन को रिश्वत देकर ही तो कराया गया था। पारिस्थितिकी का जो संकट देश झेल रहा है, उसकी जड़ में करप्शन है। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देने में सक्षम है तो जंगल की संरक्षित जमीन पर, ऊंचे पहाड़, नदियों व समुद्र के किनारे संरक्षित जोन में यानी कहीं भी फैक्ट्री लगा सकता है, रिजोर्ट बना सकता है। देश में सबसे ज़्यादा अनाज उपजाने वाले पंजाब में कृषि का संकट है और ऐसा वहाँ के किसानों की वजह से। आज पंजाब में भूमिगत जल स्तर देश के किसी दूसरे मैदानी हिस्से से भी नीचे चला गया। अब 2000 फीट नीचे बोरिंग कराने पर भी पानी मिल रहा है, लेकिन किसी को सुध नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी थोड़े से पैसे के लालच में किसानों को ज़मीन का पानी सोखने दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पाबंदी के बावजूद खुलेआम रिश्वत के दम पर गली मोहल्लों में बोरिंग हो रही है। ज़मीन के नीचे से पानी खींचा जा रहा है। गर्मियां आते ही पूरे देश में पानी के लिए हाहाकार शुरू हो जाती है। ये तमाम मुश्किलें हम भारतीय अपने हाथों अपने रिश्वत तंत्र से बनाते हैं। जिस तरह नगर पालिका, निगम, जल बिजली बोर्ड और पुलिस महकमे के आदमी रिश्वत लेने को अपना अधिकार मानते हैं, वैसे ही दक्षिण एशिया के लोग रिश्वत देकर नाजायज़ काम कराना अपना अधिकार समझते हैं। वे खुद ही अपनी बनाई व्यवस्था के गुलाम हैं। न मानव कायदे और न कानून के राज की परवाह है। दक्षिण एशिया में कानून के अनुपालन को अपमान माना जाता है। पिछले दिनों इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक को लेकर लोग सबसे ज़्यादा अनुशासनहीन है। यह सभी तरफ की स्थिति है। दिल्ली और उत्तर भारत में ज़्यादा लोग मज़े में ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं और रिश्वत देकर आगे बढ़ते हैं। असल में कानून और नियम का पालन वही करता है जो इससे डरता है या जिसके पास पैसे नहीं है। जो इससे नहीं डरता है उसके लिए किसी भी कानून का कोई मतलब नहीं है। वह अपने हर गलत काम को पैसे के दम पर सही करा लेगा। इसी के साथ आज दक्षिण एशिया के लोगों के बर्दाश्त करने की अंतहीन सीमा पर मेरा विचार यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.